Good morning, my dear students. I am very happy to inform you that this presentation of mine, this video lecture of mine, is the last one for unit number 1. We have successfully covered this unit. We have read a lot of things about communication theory and practice. We have learned a lot of things about art of effective communication, and under this chapter the last topic that we are going to discuss is framing of questions and answers part 2. All these slides are very informative. All these presentations, all these videos are obviously quite useful to you, and I'm very sure that you will be making good use of your time and resources to understand what is the concept behind the importance of communication in our life. Let's move on to this topic. Let's start the topic. In the previous slide of the same topic, framing of questions and answers, I told you I discussed about two types of questions, two types of questioning techniques. First one was closed questions and second one was open questions. क्लोज्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जहां पर एक ही आंसर आता है, या तो यस या नो. कुछ बताने के लिए फैक्चुअल वहां कुछ भी नहीं होता. बट ओपन एंडेड क्वेश्चंस में वी एक्सपेक्ट सम आंसर, वी एक्सपेक्ट सम फैक्ट फ्रॉम द स्पीकर. हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोई रिप्लाई देगा. जैसे आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम बताएंगे. आप कहां रहते हैं, तो आप अपने बारे में बताएंगे. आप क्या करते हैं, आप उसके बारे में डिटेल्स देंगे. तो ये हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चन. देन उसके आगे की जब हम बात कर रहे हैं तो वो आते हैं फनल क्वेश्चंस. फनल जैसा कि आप जानते हैं एक तरह की कीप होती है जो आप लेबोरेटरी में यूज करते हैं. तो उसी तरह से ये फनल जो वर्ड है वो आया है, और वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा क्यों आया है. दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स स्टार्टिंग विद जनरल क्वेश्चंस एंड देन ड्रिलिंग डाउन टू अ मोर स्पेसिफिक पॉइंट इन ईच. ये जो क्वेश्चनिंग टेक्निक है ये शुरू होती है कुछ सामान्य प्रश्नों से, और फिर धीरे धीरे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस इसमें आने शुरू हो जाते हैं. मतलब स्पेसिफिक से कहने का तात्पर्य है कि जो चीज हम पूछना चाहते हैं केवल और केवल उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाएगा. यूजुअली दिस विल इन्वॉल्व आस्किंग फॉर मोर एंड मोर डिटेल एट ईच लेवल. और इसमें क्या होगा कि हर लेवल पर डिटेल्स जो है वो बढ़ जाएंगी. क्वेश्चन में जो डिटेल पूछी जाएंगी उनकी इंफॉर्मेशन लेने की जो क्वेश्चनिंग है वो बढ़ती चली जाएगी. इट इज यूजफुल फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, डिस्कवरिंग वेरी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, डिफ्यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स. ये तीन बहुत बढ़िया यूज हैं इसके. पहला, किसी के साथ अच्छी रिलेशनशिप को मेंटेन करना. दूसरा, कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन को डिस्कवर करना. और तीसरा, आर्ग्यूमेंट्स को खत्म करना. कहीं भी किसी के बीच में अगर कोई मतभेद है, कोई भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो उनको क्लोज करने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए फनल क्वेश्चंस काफी यूजफुल हो जाते हैं. इट इज ऑफन यूज्ड बाय डिटेक्टिव्स टेकिंग अ स्टेटमेंट फ्रॉम अ विटनेस. अक्सर फनल क्वेश्चंस का प्रयोग डिटेक्टिव्स के द्वारा, जासूसों के द्वारा किया जाता है, जो कि कभी कभार विटनेस से पूछते हैं. और डिटेक्टिव्स की जगह मैं लॉयर भी कह सकता हूं, पुलिसमैन भी कह सकता हूं जनरली. तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो फनल क्वेश्चंस होते हैं जो कि उनसे कुछ
पूछते हैं और वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन बढ़ता जाता है। हाउ मेनी पीपल वर इन्वॉल्व इन द फाइट, ये एक एग्जाम्पल है यहां पर इस क्वेश्चन का। शुरुआत हुई है कि लड़ाई में कितने लोग शामिल थे। आंसर आया अबाउट 10। वर दे किड्स और अडल्ट्स, छोटे बच्चे थे या बड़े बच्चे थे? मोस्टली किड्स, बच्चे ही थे। व्हाट सॉर्ट ऑफ एजेस वर दे, एज क्या थी? बच्चा तो 8 साल का भी हो सकता है, 9 का भी हो सकता है, लेकिन यहां उसने बोला अबाउट 14 और 15, 14 या 15 साल के बच्चे थे। देन नेक्स्ट वन इज फनल क्वेश्चंस का। ये डायग्राम भी है इस पेज पे, देखिए। दीज आर क्वेश्चंस इन एन आर्ट फॉर्म, एक तरह से आर्ट फॉर्म में ये क्वेश्चन आते हैं। सम पीपल आर लॉट बेटर एट इट देन अदर्स। द मोस्ट इफेक्टिव प्रोफेशनल्स इन सेल्स, कस्टमर सर्विसेज और काउंसलिंग आर दोज हु ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन जो है कोई भी आप पूछेंगे वो एक कला है। मैंने कई सारी कोटेशंस जो हैं अपनी पिछली वीडियो में दी थी, बहुत सारी कोटेशंस को मैंने एक्सप्लेन किया था, उनकी इंपॉर्टेंस आपको समझाई थी। उसी आधार पर अगर हम यहां देखते हैं तो वही लाइन आ रही है, आस्किंग क्वेश्चंस इज एन आर्ट फॉर्म। ये एक तरह की कला है। सम पीपल आर अ लॉट बेटर एट इट देन अदर्स, कुछ लोग क्वेश्चन पूछने में बहुत निपुण होते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव प्रोफेशनल्स इन सेल्स, कस्टमर सर्विसेज और काउंसलिंग आर दोज हु ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। अधिकतर लोग जो सफल होते हैं, जो सेल्स में होते हैं या जो कस्टमर सर्विसेज में होते हैं, वो वही सफल लोग होते हैं जिन्हें क्वेश्चन पूछना आता है। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव क्वेश्चनिंग टेक्निक्स इज कॉल्ड द फनल अप्रोच। और इसी के अंतर्गत एक और, जो हम वापस इसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि क्वेश्चनिंग का ही एक पार्ट है फनल अप्रोच। पिक्चर व्हाट अ फनल लुक्स लाइक। जैसे ये फनल यहां पर राइट हैंड साइड पे दी हुई है, वाइड एट द टॉप एंड नैरो एट द बॉटम। टॉप पे वाइड होती है और धीरे धीरे वो नैरो होती चली जाती है। जीरो इन बोलते हैं इसको। हम एकदम फोकस हो जाते हैं उसी चीज पर जिसके बारे में हमें बात करनी है। द idea is to ask broad, very general questions at the beginning and continue to narrow the focus of your questions with greater specificity। मतलब है कि शुरुआत में साधारण प्रश्न, जनरल क्वेश्चंस आर आस्क्ड, और उसके बाद धीरे धीरे वो नैरो होते चले जाते हैं, वो स्पेसिफिक होते चले जाते हैं। योर गोल इज टू ड्रॉ आउट योर ऑडियंस, बी इट 1 or 100, in an effort to capture their true wants, hopes and needs। टारगेट यही है कि ऑडियंस का ध्यान खींचा जाए, ऑडियंस को इस बात के लिए फोकस करवाया जाए कि उनकी जो ट्रू वांट्स हैं, होप्स हैं या उनकी नीड्स क्या हैं, और उसी आधार पर उनकी डिमांड को पूरा किया जाए। जनरली सेल्स वगैरह में भी ये क्वेश्चंस काम आते हैं, जिससे कि पर्टिकुलर किसी की भी कोई डिमांड है उसे जानकारी में लाकर पूरा किया जा सके। फनल क्वेश्चंस आर गुड फॉर। अब ये जो फनल क्वेश्चंस होते हैं ये कहां कहां काम आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइंडिंग आउट मोर डिटेल अबाउट अ स्पेसिफिक पॉइंट। किसी भी एक चीज के बारे में अच्छे से डिटेल्स को लेने के लिए, गेनिंग द इंटरेस्ट और इंक्रीजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद। या कभी कभी किसी व्यक्ति से जब आप बात कर रहे हैं, यदि वो थोड़ा संकोच महसूस कर रहा है चीजों को बताने में, यदि वो थोड़ा सा झिझक रहा है चीजों को डिस्कस करने में, तो भी आप इन क्वेश्चंस को पूछकर उसे कंफर्टेबल बना सकते हैं। जैसे कि हैव यू यूज्ड द आईटी हेल्प डेस्क। क्या आपने कभी हमारी आईटी हेल्प डेस्क का प्रयोग किया है? डिड इट
सॉल्व योर प्रॉब्लम, और अगर आपने किया है तो क्या आपकी प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो पाई है? What was the attitude of the person who took your call? अच्छा ये बताइए, जिस व्यक्ति से आपने बात की उसका एटीट्यूड कैसा था? उसने आपसे किस भाषा में, किस प्रकार से बात की? और एग्जांपल्स देखिए. When was the call made? वो बात कब हुई आपसे? Do you know the name of the person whom you spoke to? क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? What sort of behavior did they exhibit? उनका बिहेवियर कैसा था? What was your call about? आपकी बातचीत किस बारे में हुई? What questions did you ask? आपने उनसे क्या पूछा? What was the response? उनका जवाब क्या था? Did they mention anything specific? क्या कुछ उन्होंने अलग से आपको बताया? क्या कुछ नई चीज भी उन्होंने आपको बताई? Did they have a specific accent? उनका बोलने का अंदाज कैसा था? एक्सेंट कैसा था? How will you describe their approach? आप उनके बारे में पूरा पूरा बताएं. उनकी अप्रोच को, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच थी या नेगेटिव अप्रोच थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं. ये क्वेश्चंस आपको महसूस हो रहे होंगे कुछ सर्वेज में पूछे जाते हैं. जब आप किसी कॉल सेंटर पर, मान लीजिए एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, कोई भी जियो, किसी भी कंपनी के कस्टमर केयर पे आप बात कर रहे हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि सर क्या हम आपकी कॉल को 2 मिनट के लिए फीडबैक डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं? आप बोलेंगे ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम. तो वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, सर आपकी बात हुई थी, आपने उनसे कैसे बात की, उनका कैसे रेस्पॉन्स था, क्या आपको उनका रेस्पॉन्स ठीक लगा? ये क्वेश्चंस जो हैं वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, इसीलिए इनका नाम होता है फनल क्वेश्चंस. नेक्स्ट, नंबर 4 पे आता है प्रॉबिंग क्वेश्चंस. जानकारी के लिए, प्रॉब करने के लिए, छुपी हुई इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए. Probing questions ask for more detail on a particular matter. They are often follow-up questions like, could you tell me more? Explain what you mean. यहां पर more शब्द का यूज किया जाता है, explain शब्द का प्रयोग किया जाता है, elaborate शब्द का प्रयोग किया जाता है. Probing questions are meant to clarify a point or help you understand the root of a problem, so you know how best to move forward. Generally policeman technique होती है ये probing questions. Probing questions are designed to deepen the knowledge and understanding of information for the person asking the question as well as the person answering. दोनों तरफ से ये जरूरी होता है कि हम कुछ भी अगर कहें तो उसमें एक डीप नॉलेज निकल कर आए. क्वेश्चनिंग होती ही इसीलिए है कि हमें आंसर्स मिले, और वो आंसर अगर डिटेल में चाहिए, अगर वो आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए, तो प्रॉबिंग क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन टूल है हमारे पास. व्हेन शुड यू यूज प्रॉबिंग क्वेश्चंस? आपको प्रॉबिंग क्वेश्चंस कब यूज करने चाहिए? Probing questions can be put to use in a variety of different situations, including after a presentation, एक presentation देने के बाद उसका feedback लेने के लिए, to promote critical thinking for students in a classroom setting. हमारे लिए बहुत काम का है टीचर्स के लिए कि क्लासरूम में बच्चों के जिज्ञासा को जानने के लिए, ये जानने के लिए कि उन्होंने आपके लेक्चर को कितना अच्छे से सुना है, समझा है. टू एंश्योर दैट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर स्टोरी. किसी से ये जानने के लिए कि जो भी कुछ वृतांत आपने उन्हें सुनाया है, जो भी कुछ घटना आपने उन्हें एक्सप्लेन की है, जो भी कोई कहानी आपने उन्हें बताई है, क्या वो उसके किरदार, क्या वो उसके भाव, क्या वो उसके डायलॉग्स को अच्छे से समझ पाए हैं. When learning something new, जब कोई व्यक्ति किसी नई चीज को समझता है
तो उसका जो सीखता है, तो उसका जो ट्रेनर होता है वो इस बारे में उनसे प्रश्न पूछता है। टू गेन इंसाइट इनटू अ पर्सन्स थॉट प्रोसेस, किसी व्यक्ति के थॉट प्रोसेस को जानने के लिए, किसी व्यक्ति के विचारों को समझने के लिए भी प्रॉबिंग क्वेश्चंस का सहारा लिया जाता है। खासकर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि साइकोलॉजी से डिसऑर्डर जो लोग ग्रसित होते हैं, उनसे जब सवाल जवाब किए जाते हैं तो प्रॉबिंग क्वेश्चंस का बहुत ही महत्व हो जाता है। When assessing the needs of a new client, मान लीजिए आप किसी कंपनी में सेल्स का काम कर रहे हैं, आप सेल्स डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे हैं और आपको नए नए कस्टमर से मिलने का मौका मिलता है, तो आपके प्रोडक्ट को लेकर उन क्लाइंट्स की क्या डिमांड है, उनकी क्या अपेक्षा आपसे है, वो आपसे क्या उम्मीद करके बैठे हैं कि आपके प्रोडक्ट में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, व्हाटएवर उनकी जो नीड्स हैं, उन्हें जब आप असेस करते हैं तो ये चीज क्या कहलाती है? प्रॉबिंग क्वेश्चंस। टू फैसिलिटेट ब्रेन स्टॉर्मिंग पॉसिबल सॉल्यूशंस, सपोज कीजिए किसी भी चीज के लिए कोई डिसिप्लिन कमेटी बैठी हुई है या कोई इंक्वायरी अभी हो रही है, तो उस इंक्वायरी में जब आप बात करेंगे तो ऐसे सेशंस के लिए, ऐसे ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस के लिए आप प्रॉबिंग क्वेश्चंस तैयार करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एक दूसरे के साथ में डिस्कस किए जाते हैं और इन क्वेश्चंस को जब डिस्कस करते हैं तो वहां पर पॉसिबल सॉल्यूशंस निकलते हैं, पॉसिबल आंसर्स निकलते हैं, जो कि आपको हेल्प करते हैं एक अच्छी एंडिंग के लिए, उस टॉपिक को अच्छे से एंड करने के लिए, उस डिस्कशन को अच्छे से क्लोज करने के लिए। इवन ड्यूरिंग द इंटरव्यूज, जब आप इंटरव्यू फेस करते हैं तो इंटरव्यू में भी इंटरव्यूअर आपसे प्रॉबिंग क्वेश्चंस पूछता है, ये जानने के लिए कि क्या आप सही चीज को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आप इसे महसूस करें कि प्रॉबिंग क्वेश्चंस क्यों यूज करने हैं। Here are some more examples of प्रॉबिंग क्वेश्चंस। कुछ और एग्जाम्पल्स में मैंने यहां पर प्रॉबिंग क्वेश्चंस को कवर किया है, जैसे व्हाई डू यू थिंक दैट इज, ऐसा जो आपको लग रहा है, आपको क्यों लग रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन कब पूछा जाता है? जब आप किससे ये पूछना चाहते हैं कि आपने इस चीज का निष्कर्ष ऐसा ही क्यों निकाला, आपको ऐसा क्यों लगा कि ये बात बिल्कुल सच है। दूसरा, When have you done something like this before, आपने ऐसा कार्य क्या कभी पहले किया है। अक्सर इंटरव्यूज में ऐसा प्रॉबिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जानने के लिए कि यदि आपने अपने बायोडाटा, अपने रेज्यूमे में ये लिखा है कि सर मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है कंसर्न इंडस्ट्री में, या मेरे को 6 महीने का एक्सपीरियंस है कंसर्न इंडस्ट्री में, तो वो जानना चाहेंगे कि ऐसा काम आपने कब किया, इस काम में आपने क्या क्या किया, क्या परेशानियां आपको आई, क्या अच्छा आपको उसमें लगा, क्या नया आप उसमें जोड़ सकते हैं। ये सारी बातें जानने के लिए आपसे प्रॉबिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाउ डिड यू कम टू दिस कंक्लूजन, आप इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे। तो प्रॉब्लम कहां थी, कहां से आपने उसको समझा, उसके आपने क्या क्या ऑप्शंस ट्राई किए, उसके बाद आप कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे, ये जानने के लिए भी आपसे प्रॉबिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या आप प्रॉबिंग क्वेश्चंस का सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट, हियर इज अ स्प्रिंट। Let me do this. So once again this line has been added. Probing questions are good for gaining clarification to ensure that you have the whole story and that you understand it thoroughly. आपके पास सारा कंसेप्ट है और आप यदि उसे अच्छे से समझ गए हैं तो उसको अगर आप क्रॉस चेक कोई आपसे करेगा तो वो प्रॉबिंग क्वेश्चंस के माध्यम से करेगा।
drawing information out of people who are trying to avoid telling you something. जो लोग आपसे कुछ छुपा रहे हैं उनसे आप probing questions की हेल्प ले सकते हैं. Eliminate your customers' hidden needs and wants. अपने कस्टमर की छुपी हुई नीड्स और वांट्स को जानने के लिए भी probing questions का सहारा लिया जा सकता है. नेक्स्ट वन इज रिटोरिकल क्वेश्चंस. रिटोरिकल क्वेश्चंस जो है एक नाम है, कहें तो अगर कंफर्मेशन लेने के लिए यस या नो लेने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है. रिटोरिकल क्वेश्चंस आर नॉट रियली क्वेश्चंस एट ऑल इन दैट दे डोंट एक्सपेक्ट एन आंसर. दे आर रियली जस्ट स्टेटमेंट्स फ्रेज्ड इन क्वेश्चन फॉर्म. अक्सर रिटोरिकल क्वेश्चंस प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं होते. ये केवल और केवल हां में हां मिलाने के लिए या ना में ना मिलाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं. जैसा कि यहां पूछा गया है, इजंट दिस बिल्डिंग लुकिंग सो ब्यूटीफुल. क्या ये बिल्डिंग बहुत सुंदर नहीं है? अगर वाकई वो बिल्डिंग सुंदर है तो आपका भी जवाब होगा यस इट इज वेरी ब्यूटीफुल. हां बिल्कुल ये बहुत सुंदर बिल्डिंग है. People use rhetorical questions because they are engaging for the listener as they are drawn into agreeing. Rhetorical questions इसीलिए पूछे जाते हैं कि मैंने जैसा बताया हाँ में हाँ मिलाने के लिए, अपनी बात का सपोर्ट लेने के लिए. It is a bit of an art as you have to use tone and length of pause to show that it is rhetorical. आपकी टोन और आपकी पॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं किसी भी क्वेश्चन को रिटोरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए. द पॉज इज स्टिल इंपॉर्टेंट एज यू वांट द ऑडियंस टू कंसिडर देयर व्यू इवन इफ यू आर गोइंग टू आंसर इट एनीवे. आप एक पॉज जरूर लेते हैं ताकि ऑडियंस उसको सुने, समझे और वो भी अपना रिप्लाई दे सके. बजाय इसके कि आप सीधा उन पर आंसर थोपें, आप बीच में एक पॉज लें फिर उस क्वेश्चन को पूछें. एग्जाम्पल्स ऑफ रिटोरिकल क्वेश्चंस. अ रिटोरिकल क्वेश्चन इज आस्क्ड जस्ट फॉर इफेक्ट और टू ले एम्फेसिस ऑन सम पॉइंट बीइंग डिस्कस्ड व्हेन नो रियल आंसर इज एक्सपेक्टेड. कोई बड़ा आंसर जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते, हम सिर्फ एक हां में हां मिलवाना चाहते हैं, उसी वजह से हम इसको पूछते हैं. जैसा कि देखिए, इट्स टू हॉट टुडे इजंट इट. बहुत गर्मी है, नहीं है? हां भाई है, बिल्कुल है, गर्मी है. द एक्टर्स प्लेड द रोल्स वेल डिडंट दे. एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, नहीं किया? अरे हाँ बिल्कुल किया, मुझे भी बहुत मजा आया उनकी एक्टिंग देखकर. सचिन आज बहुत अच्छा खेला, नहीं खेला क्या? अरे भाई 100 रन बनाए हैं उसने, इससे अच्छा क्या खेलेगा? तो खेला. ये सारी चीजें क्या होती हैं? रिटोरिकल होती हैं. आप सिर्फ इनको कंफर्मेशन के लिए पूछते हैं, आप सिर्फ इनको एम्फेसिस के लिए पूछते हैं. कुछ रिटोरिकल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका कोई आंसर नहीं बनता. जैसे जनरली जब हम रोड पर जाते हैं, वहां पर लोगों को ट्रैफिक नियम को तोड़ते हुए देखते हैं, या सड़कों पर गड्ढे देखते हैं, या पुलिस वाले को पास में सोता हुआ देखते हैं, तो हमारे मुंह से निकलता है हु केयर्स, किसे चिंता है. मतलब इसका कोई आंसर नहीं आएगा कि किसे चिंता है, कोई नाम निकलकर नहीं आएगा. कुछ बच्चे क्लास में बैठकर बात कर रहे हैं, उनमें एक लड़का सबसे ज्यादा बोल रहा है. टीचर बोलेगा, डू यू वांट टू टीच द क्लास टुडे? तुम पढ़ाना चाहते हो कि क्लास को आज? क्या मतलब है उनका? चुप रहो, डिस्टर्ब मत करो, मैं पढ़ाने के लिए हूं, तुम्हारी जरूरत नहीं है. हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू? अक्सर हम किसी को वार्निंग देते हैं, कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें, कितनी बार ये कहना पड़ेगा तुम्हें. बच्चों को डांटते, कितनी बार समझाऊं, तुम्हें समझ में नहीं आता? और वो क्या बोलेगा, नहीं 100 बार समझाओगे तब समझ में आएगा. क्या ये आंसर है? नहीं.
इसका कोई आंसर नहीं है। इसका मतलब यह है कि मैं बहुत बार समझा चुका हूं, अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का, अब तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास होना चाहिए। वाई मी? अक्सर जब भी कुछ गलत हो जाता है हम भगवान से कहते हैं मेरे साथ ही क्यों? तो भगवान ऊपर से बोलेगा नहीं भाई अभिषेक, तुम्हारा नाम ए से शुरू होता है, के पे खत्म होता है, तुम ऐसे दिखते हो, तुम बुरे दिखते हो इसलिए तुम्हारे साथ किया, तुम अच्छे दिखते हो इसलिए तुम्हारे साथ किया, तुम अलवर बनाते हो इसलिए तुम्हारे साथ ये काम हुआ। क्या कोई रिप्लाई आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, जो कुछ हुआ वो हुआ। तो वाई मी? जब भी कोई व्यक्ति सेल्फ पिटी, खुद के ऊपर दया दिखाते हुए पूछता है मेरे साथ ही क्यों होता है, वो भी एक क्या हो गया? रिटोरिकल क्वेश्चन हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि इस पेज पे जो आपने, इस स्लाइड पे जो आपने देखा, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर आप समझ गए होंगे कि रिटोरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं और उन्हें कब पूछा जाता है। बेनिफिट्स ऑफ रिटोरिकल क्वेश्चंस। रिटोरिकल क्वेश्चंस के बेनिफिट्स क्या हैं, इनके फायदे क्या हैं? रिटोरिकल क्वेश्चंस आर नॉट अ नेसेसिटी बट दे कैन बी वैल्यूएबल। रिटोरिकल क्वेश्चंस हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन वो महत्वपूर्ण बन सकते हैं। दे कैन बी यूज्ड इन मैनी डिफरेंट वेज टू। कुछ ऐसी जगह है जहां पर इनका क्वेश्चंस का, रिटोरिकल क्वेश्चंस का अच्छे से प्रयोग करके हम हमारी स्पीच को अच्छा बना सकते हैं, हम हमारी बात को जोर शोर के साथ सामने वाले व्यक्ति के दिमाग तक पहुंचा सकते हैं, उनके मन में अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। जैसा कि अक्सर आपने हमारे प्रधानमंत्री जी को स्पीच देते हुए सुना होगा, तो बार बार कंफर्म करते हैं ऐसा है कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, ऐसा हुआ था कि नहीं। यानी वो कह रहे हैं कि बिल्कुल हुआ था, जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है, आप सिर्फ हां में हां मिलाइए। टू ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू आवर प्राइम मिनिस्टर, मैं सिर्फ उनके स्पीच टेक्निक को यहां पर बता रहा हूं कि वो रिटोरिकल क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। ये आप जब भी उनकी स्पीचेस को सुने, देखें, तो आपको समझ में आएगा। तो इसका यूज क्यों किया जाता है? टू एंगेज द ऑडियंस, श्रोताओं को एंगेज रखने के लिए, उन्हें बातों में डुबोकर रखने के लिए। टू इंक्रीज द वैरायटी ऑफ योर प्रेजेंटेशन, आपने जो भी कुछ प्रेजेंटेशन दी है उसकी वैरायटी को, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए। टू इन्फ्लुएंस एंड परसुएड द ऑडियंस, आपकी ऑडियंस को प्रभावित करने के लिए। टू सटली ड्रॉ अटेंशन एंड एम्फसाइज स्पेसिफिक पॉइंट्स, कुछ विशेष बिंदुओं की तरफ जनता का, सुनने वालों का, लिसनर्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए रिटोरिकल क्वेश्चंस का लगातार प्रयोग किया जाता है। टू इंट्रोड्यूस टॉपिक्स और आइडियाज, कोई नया टॉपिक या कोई भी नया आइडिया पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टू मेक द लिसनर्स थिंक अबाउट सर्टेन टॉपिक्स, जो भी लिसनर है उन्हें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करना कि वो जो सुन रहे हैं क्या वो उसे सही तरीके से समझ पा रहे हैं या नहीं। उनसे हामी भरवाने के लिए, उन्हें कंफर्म करने के लिए कि वो चीजों को सही समझे हैं या नहीं। रिटोरिकल क्वेश्चंस बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इजी वे है ये सब जानने के लिए। लास्ट में एक बहुत जरूरी चीज मैं यहां पर मेंशन करना चाहता हूं कि जितनी भी पीपीटीज मैंने यूनिट नंबर 1 के लिए बनाई है, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बनाई है, वो सब कुछ जो है मैंने यहां पर जो लिखा है उसमें काफी कुछ योगदान वेबसाइट्स का रहा है, कुछ बुक्स का रहा है, और बहुत कुछ मुझे आता था जो पहले से, उसे मैंने यूज किया है बोलने में, लेकिन लिखते टाइम या कुछ इमेजेस का यूज करते टाइम मैंने कुछ वेबसाइट्स की हेल्प ली है। और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं खुलेआम बताऊं, मैं ये चीज एक्सेप्ट करूं कि वहां से ये मटेरियल हमने लिया है, यूज किया है आपके लिए, और आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो मेरा धन्यवाद जो बनता है वो कुछ वेबसाइट्स के लिए है, जैसे कि
www.mindtools.com, imppractice.com, callcenterhelper.com, changingminds.org, www.study.com। इन वेबसाइट्स को आप भी चेक कर सकते हैं और वहां पर जो भी मटेरियल आपके काम का हो आप उसे पढ़ सकते हैं, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इन वेबसाइट्स को जिन्होंने भी लिखा है, बनाया है, उन स्कॉलर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मैं किसी का नाम लेना या भूल गया हूं, किसी वेबसाइट को मैंने कुछ मटेरियल अगर वहां से यूज भी किया है और उसका नाम अगर मैंने यहां मेंशन नहीं किया, तो भी मैं अंत में यही कहूंगा, आई जस्ट ओ यू, आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर these kind of input provided on the websites so that students can take help and students can get benefited from these websites। आगे भी जब भी कुछ हम करेंगे उसमें भी अगर कुछ ऐसा यूज हुआ तो हमेशा मेरा धन्यवाद रहेगा इन रिसोर्सेज को, क्योंकि ये उनकी मेहनत है। अगर उनकी मेहनत से हम कुछ सीख रहे हैं तो धन्यवाद देना बिल्कुल बनता है। हम उन्हें सीधा कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके कृतज्ञ हों, हम उन्हें कर्टसी दें, हम उन्हें कोटि कोटि नमन करें, धन्यवाद दें। और इसी के साथ आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने दिल से आपने इन वीडियोस को पढ़ा है। कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट्स करें, मैं चाहूंगा कि आप मुझसे सवाल पूछें, मैं चाहूंगा कि आप अपना फीडबैक मुझे लिखकर पहुंचाएं और लाइक्स की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग। आप शेयर करेंगे तो हो सकता है ये वीडियो किसी की लाइफ बदल दे, हो सकता है ये वीडियो किसी का इंटरव्यू क्लियर करवा दे, हो सकता है ये वीडियो किसी के अंदर कॉन्फिडेंस भर दे। तो इन सारी चीजों के साथ ही साथ जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं, अपने आप को सेफ रखें, कोरोना से या किसी भी बीमारी से बचकर रहें। हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी का एक समागम अपने अंदर रखें और खूब पढ़ें और अपने पेरेंट्स की खूब सेवा करें। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।